हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एस ऑनलाइन क्लासेस भद्राजुन जालोर में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 11th क्लास की बायोलॉजी चल रही है अपनी। 11th साइंस बायोलॉजी, उसमें एक नया चैप्टर शुरू होता है, छठा चैप्टर नंबर 6, और उसका ये आज पार्ट नंबर फर्स्ट, चैप्टर 6 पार्ट फर्स्ट। जो छठा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? छठे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। पुष्पीय या पुष्पी पादपों का शरीर। यहाँ शरीर शब्द से मतलब उसकी एनाटॉमी से होता है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों का शरीर, या यूं कह सकते हैं कि हम उसके आंतरिक भागों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, आंतरिक भागों का अध्ययन। तो आंतरिक जो भाग हैं, जो अंग हैं, आंतरिक अंग हैं या भाग हैं, उनका अध्ययन करना है। आंतरिक भागों का या आंतरिक अंगों का अध्ययन करना है, वो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं या इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। बाह्य आकारी की होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो कि हमने 5वें चैप्टर में पढ़ी थी। इस छठे चैप्टर में हम पढ़ेंगे शारीरिकी कहते हैं आप इसको, या इंटरनल मॉर्फोलॉजी कह सकते हो, या एनाटॉमी कह सकते हो। इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही अर्थ है कि पादप के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना, इसे शारीरिकी कहते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी कह दो या एनाटॉमी कह दो। तो जब हम इसमें पढ़ेंगे क्या एक्चुअल में, तो जो आंतरिक भाग है वो है क्या? जैसे कि हमने बाह्य आकारी की पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था कि जड़ बाहर से कैसी होती है, मुसला मूल है या वो रेशेदार है, तना कैसा है, खोखला है, बड़ा है, पतला है, मोटा है। पत्तियां पढ़ी थी हमने कि बाहर से कैसी दिखती हैं, वो पिच्छाकार हैं कि वो हस्ताकार हैं या वो सरल पर्ण है, वो कैसी पत्तियां हैं। फूल बाहर से कैसे दिखता है, बाहर उसमें बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग, ये क्या क्या होते हैं, बाहर के स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो अब हम जैसे कि किसी भी एक जो प्लांट है, उस प्लांट को यदि हम सेक्शन काटेंगे और उसके अंदर के जो भाग कैसे, उसका जाइलम कैसा है, उसका फ्लोएम कैसा है, उसके अंदर उत्तक कैसे लगे हुए हैं, एक बीजपत्री है तो उसके जाइलम फ्लोएम कैसे एक दूसरे से व्यवस्थित हैं, द्विबीजपत्री है तो उसके उत्तक कैसे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है कि उसके अंदर के भाग कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तक के बारे में। तो आपका ये चैप्टर नंबर 6 का ये पहला पार्ट है, जिसके अंदर पुष्पीय पादपों का शरीर पढ़ना है, यानी उनके आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम किस चीज़ को ले रहे हैं? उत्तक को ले रहे हैं। उत्तक से शुरू कर उसके सारे के सारे आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है पहला, टिश्यू, उत्तक, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है कि उत्तक क्या होते हैं। तो ये चीज़ तो जूलॉजी में भी लागू होती है, मनुष्य के शरीर पर भी लागू होती है। अब सबको पता है कि उत्तक से छोटी चीज़ क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। तो उत्तक की क्या डेफिनेशन देंगे? कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी संरचना समान भी हो सकती है या भिन्न भी हो सकती है। जैसे कि सपोज करो, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है, ये चौथी कोशिका है, 4 कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। अब ये छोटी बड़ी हो सकती हैं, संरचना समान भी हो सकती है और संरचना इनकी भिन्न भिन्न भी हो सकती है, लेकिन इनका जो कार्य है, इनकी जो उत्पत्ति है, जो परिवर्तन है, वो बिल्कुल समान होता है। ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं।
तो उत्तक की परिभाषा लिखते हैं। क्या परिभाषा निकल कर आएगी उत्तक की? कोशिकाओं का ऐसा समूह है, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी संरचना समान या भिन्न हो लेकिन कार्य, उत्पत्ति व परिवर्धन एक समान होता है, उसे उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी संरचना समान या भिन्न हो सकती है लेकिन कार्य, उत्पत्ति व परिवर्तन उनका एक जैसा होना चाहिए। यानी एक उत्तक में जितनी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए? उनका काम एक जैसा होना चाहिए, उनकी उत्पत्ति और परिवर्तन एक जैसा होना चाहिए, भले ही संरचना में कुछ छोटी बड़ी हो सकती है। ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो यदि मैं वो रूल लिखूं जो पहले कभी आपको बताया था दोबारा से कि कोशिका मिलकर क्या बनाती है, बहुत सी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र। और उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंगतंत्र। और अंगतंत्र मिलकर एक क्या बन जाता है? शरीर। जैसे कि जंतुओं में होता है वैसे ही प्लांट में होगा। और शरीर से क्या बन जाती है? फिर जनसंख्या बन जाती है। और जनसंख्या से क्या बन जाती है? सृष्टि बन जाती है। इस प्रकार से सजीव जगत बनता है। तो कोशिका है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। तो कोशिका के बारे में तो पढ़ा भी है, आगे और भी पढ़ेंगे जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर विशेषतः हम पादपों में उत्तकों से शुरू कर रहे हैं। तो उत्तक के बारे में पढ़ने का मतलब कोशिका के बारे में ही तो है। उत्तक में क्या होती हैं? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है तो उत्तक कहलाता है, जैसे कि ये मैंने बनाया था। तो पादपों में जो उत्तक होता है वो कैसा होता है और कितने प्रकार का होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला काम था उत्तक की डेफिनेशन पढ़ना कि उत्तक क्या होते हैं। कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है, ये आपको पता भी था। उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पादपों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो नया टॉपिक, टिश्यू इन प्लांट्स, पादपों में उत्तक। तो पादपों में उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तक होगा विभज्योतक, या इसको विभज्योतकी उत्तक भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। विभज्योतकी जो उत्तक है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। और स्थायी उत्तक को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। पादपों में उत्तक केवल दो प्रकार के होते, याद रखना ये, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। एक एक करके हम इन दोनों का वर्णन करेंगे। लेकिन पादपों में जितने उत्तक होते हैं उनको यदि हम फर्दर भागों में बांटें तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगले पन्ने में हम एक स्केलेटन बनाने का प्रयास करते हैं। इसका एक आरेख बनाते हैं उत्तकों का। विभज्योतक उत्तक है, वैसे तो अकेला ही है, परिभाषा बाद में बताता हूँ मैं इसकी, पहले एक स्केलेटन बनाते हैं। वो कई आधार पर हो सकता है, उद्गम के आधार पर हो सकता है, वो कार्य के आधार पर, वो स्थिति के आधार पर, वो विभाजन के तल के आधार पर, ऐसे कई प्रकार से हो सकता है। वैसे स्थायी उत्तक है ना, तीन प्रकार का होता है, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। और फिर सरल दो तीन प्रकार का होता है, फिर जटिल भी तीन चार प्रकार का होता है, विशिष्ट भी कई प्रकार का होता है। तो इसका एक पहले हम स्केलेटन बना लेते हैं, फिर एक एक करके इनका वर्णन पढ़ते हैं। स्केलेटन बनाने से पहले, एक वो आरेख बनाने से पहले थोड़ा सा मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, ताकि आपके माइंड में वो पूरी स्केलेटन वो चलता रहे कि हाँ क्या है। देखिए विभज्योतक उत्तक का नाम देखो कैसे है, विभाजनशील शब्द से पड़ा है। ऐसे उत्तक जो लगातार विभाजन करता रहता है उसे विभज्योतक उत्तक कहते हैं। अब बताइए पादप का ऐसा कौन सा भाग है जो लगातार वृद्धि करता रहता है? ऊपर वाले किनारे ही तो रात दिन वृद्धि करते रहते हैं,
तो वहाँ पर विभज्योतक उत्तक ज़्यादा होते हैं। बीच का जो तना है वो सूख जाता है, वो बाद में वृद्धि नहीं करता है, उसमें स्थायी उत्तक होते हैं। तो ऐसे उत्तक जो वृद्धि और विभाजन नहीं करते हैं उन्हें अपना स्थायी उत्तक कहते हैं, और जो वृद्धि और विभाजन करते रहते हैं लगातार उन्हें विभज्योतक उत्तक कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो स्थायी उत्तक कुछ भी नहीं होते। जब विभज्योतक उत्तक काम करना बंद कर देते हैं तो उन्हें ही अपना स्थायी उत्तक कह देते हैं। तो विभज्योतक का ही क्या है, रूपांतरित रूप है स्थायी उत्तक। ये वृद्धि नहीं करते। जैसे कि पेड़ का तना है, उसके अंदर के सूखा हुआ जितना पार्ट्स है वो टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो वृद्धि नहीं करते हैं। और विभज्योतक लगातार वृद्धि करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं ऊपर वाली, वहाँ पर रोज़ नई पत्तियाँ आती हैं, छोटी छोटी नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं, पेड़ ऊपर से लंबा होता रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर विभज्योतक उत्तक हैं जो रात दिन वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है बच्चों, जड़ का भी नीचे वाला भाग है वो रात दिन बढ़ता रहता है, इसका मतलब वहाँ पर भी विभज्योतक है। लेकिन तने के अंदर वाला भाग है, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर ये भाग वृद्धि नहीं करता है। इसका मतलब वहाँ पर क्या होंगे, स्थायी उत्तक होंगे। और जो भाग लगातार वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं, विभज्योतक उत्तकों का बना हुआ है। इसलिए विभज्योतक उत्तक जहाँ रहता है उन भागों को पादप के वृद्धि बिंदु कहते हैं, ग्रोथ पॉइंट, वृद्धि बिंदु। तो वृद्धि बिंदु किसे कहते हैं, पादप के वे भाग जिनमें लगातार वृद्धि होती रहती है, जहाँ विभज्योतक उत्तक होता है, उन्हें वृद्धि बिंदु कहते हैं, यानी ग्रोथ पॉइंट। क्लियर। चलिए अब हम एक स्केलेटन बनाते हैं, बाद में एक एक करके पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको पढ़ने में। तो डियर स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया आपके उत्तक की परिभाषा कैसी होती है, ये फिर उत्तक के बारे में क्या क्या है। अब हम इसका वो एक आरेख बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट बनाते हैं विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक दोनों का एक स्केलेटन सा। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ पादप उत्तक। और पादप उत्तक को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पादप उत्तक को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये पहला हम नाम लिखेंगे विभज्योतक, और दूसरा कौन सा उत्तक होगा, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को एक बार रहने देते हैं, पहले विभज्योतक को डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं क्योंकि हमें पहले इसी को पढ़ना है। विभज्योतक उत्तक के जो प्रकार हैं उस वो को हम कई आधार से लिए जा रहे हैं, उसके कई आधार होंगे। तो मोटी तौर पर देखा जाए या मोस्टली देखा जाए तो 4 आधार होते हैं। तो हम इसको आगे 4 आधार से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 2 3 4 हो गए। विभज्योतक के 4 आधार 1 2 3 4। अब पहला होता है विभज्योतक का जो आधार है उद्गम और विकास के आधार पर। उद्गम या विकास के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार का होता है, उसके अलग अलग प्रकार हैं। उद्गम और विकास, जहाँ से निकला है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, उसके आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसके आधार पर 3 प्रकार का शॉर्टली लिखना पड़ेगा जगह को कवर करने के लिए। 1 नंबर कौन सा होगा, उद्गम के आधार पर प्राक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक। दूसरा प्राथमिक विभज्योतक। हे भगवान। और तीसरा होता है द्वितीयक विभज्योतक। देखिए अब स्केलेटन कैसे बनता जा रहा है। पादपों में 2 ही प्रकार के उत्तक माने हैं हमने, होते ही 2 हैं, एक विभज्योतक और दूसरे स्थायी।
सबसे पहले हम विभज्योतक को पढ़ रहे हैं। विभज्योतक कई प्रकार से हो सकता है। तो पहला हमने जो आधार माना है वो उद्गम और विकास के आधार पर। उद्गम और विकास के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। सबके अंग्रेजी नाम भी लिखेंगे। तो पहले को कह सकते हैं प्रोमेरिस्टिम, इसका नाम 1 नंबर वाले का प्रोमेरिस्टिम। और प्राथमिक विभज्योतक है उसको प्राइमरी मेरिस्टीम। और वो हो गया तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टीम। ठीक है बच्चों। दूसरा आधार क्या लेते हैं हम? कार्य के आधार पर। तो वापस ऊपर आते हैं। कार्य के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। उसको भी हम यहाँ आगे लिए जा रहे हैं। पहला होता है अधित्वक, प्रोटोडर्म जिसको कहते हैं। एक नंबर पे क्या है? अधित्वक। दूसरा भरण विभज्योतक, यानी ग्राउंड मेरिस्टीम कहते हैं इसको। और तीसरा होता है इसमें प्राक एधा, प्रोकेम्बियम। ये लीजिए बेटा। कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम मैं इंग्लिश में नीचे क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो जगह ज़्यादा चली जाएगी। तो अधित्वक है उसको हम कहते हैं प्रोटोडर्म। इंग्लिश में नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 11th और 12th क्लास की जो बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, अंग्रेजी के नाम बराबर चलते हैं। परीक्षा में सीधा अंग्रेजी का नाम आ सकता है कि प्रोटोडर्म किसे कहते हैं, इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी हो गया ये। भरण विभज्योतक का मतलब है ग्राउंड मेरिस्टेम। और प्राक एधा को हम बोलेंगे प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम। तो इस प्रकार से विभज्योतक को हमने 2 भागों से, 2 आधार से डिवाइड किया। पहला उद्गम और विकास के आधार पर 3 प्रकार के, प्राक, प्राथमिक और द्वितीयक। कार्य के आधार पर भी हमने 3 भागों में बांटा, अधित्वक, भरण विभज्योतक और प्राकेदा। पहले एक बार इनका ये आरेख बना लेते हैं और फिर है ना विभज्योतक उत्तक की परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी विशेषता पढ़ेंगे। उद्गम के आधार पर ये 3 प्रकार के, प्राक किसे कहते हैं, प्राथमिक क्यों कहेंगे, द्वितीय क्यों कहेंगे, इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए। तीसरा जो आधार हम ले रहे हैं विभाजन के तल के आधार पर, यहाँ वापस आइए। विभाजन के तल के आधार पर, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। उद्गम के आधार पर हुआ, कार्य के आधार पर, तीसरा विभाजन के तल के आधार पर। और उसमें पहला है स्थूल या सहती विभज्योतक। स्थूल या सहती विभज्योतक, चलो इतना ही शॉर्ट में रख देता हूँ। स्थूल या सहती। दूसरा होगा पट्टिका या प्लेट, पट्टिका या प्लेट विभज्योतक। और तीसरा होगा इसमें पट्टी, रिब या सीरा। पट्टी कह सकते हैं, उसे रिब भी कह सकते हैं, या उसे सीरा विभज्योतक। तो 3 हो गए। स्थूल विभज्योतक, इसे सहती विभज्योतक भी कहते हैं। पट्टिका या प्लेट विभज्योतक। तीसरे को पट्टी, रिब या सीरा विभज्योतक। ये भी इसके क्या हो गए? 3 नाम हो गए। इनके भी अंग्रेजी नाम लिखते हैं। स्थूल जो है उसको कहते हैं मास मेरिस्टेमेटिक। मास का मतलब द्रव्यमान वाला, मास मेरिस्टेम। और दूसरा पट्टिका है उसे प्लेट मेरिस्टेम कहते हैं, प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा जो पट्टी है उसे कहते हैं रिब, RIB, रिब मेरिस्टेम। तो ये इनके 3 के अंग्रेजी नाम हो गए।
तो देखो इसके उद्गम के आधार पर भी 3 प्रकार के, कार्य के आधार पर भी 3 प्रकार के, और विभाजन के तल के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए चौथा आधार बचा स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर जो विभज्योतक है वो भी 3 ही प्रकार का होता है, उसको यहाँ लिख रहे हैं, जगह इतनी ही बची है। पहला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभज्योतक। पहला कौन सा है? शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्व, तीसरा अंतर्वेशी। इसके इंग्लिश नाम लिखेंगे। पहला जो शीर्षस्थ है उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष, और जो दूसरा है पार्श्व है उसे लेटरल कहते हैं, LATER, लेटरल मेरिस्टेम। और अंतर्वेशी को कहते हैं इंटरकैलरीज। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, ये आपका एक स्किल्टन बना है। उत्तक की यदि हम बात करें, दिख रहा होगा शायद, कवर भी नहीं हो रहा पूरा सा, लेकिन आपको ये इतना याद रखना बच्चों, इसको हम आगे भी कवर करेंगे अगले वीडियो के अंदर। जब स्थायी उत्तक पढ़ेंगे तभी भी इसको क्लियर किया जाएगा। तो पादप उत्तक कितने प्रकार के? 2। एक विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, और स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। लेकिन पहले केवल और केवल इसको विभज्योतक उत्तक को हम क्लियर करते हैं, फिर स्थायी उत्तक का भी ऐसे ही एक स्केलेटन बनाएंगे। जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो फिर स्थायी उत्तक का भी एक स्केलेटन बनाएंगे, फिर आप इन दोनों को जोड़ देना तो बहुत बड़ा बनेगा। जैसे कि ये इतना बन गया, तो स्थायी उत्तक को यहाँ से नीचे लाएंगे तो फिर यहाँ पर स्थायी उत्तक का भी डिस्क्रिप्शन करना है। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं वो भी लिखने हैं, सरल है, जटिल है, विशिष्ट है, उनके नाम हैं। काफ़ी बड़ा और डिटेल में एक वीडियो बन जाएगा। तो केवल पहले विभज्योतक को पढ़ते हैं। तो विभज्योतक का हमने वर्गीकरण कर लिया। तो ये विभज्योतक उत्तक का वर्गीकरण है। कितने आधार पर? 4 आधार पर इसको हमने बांटा है। दोबारा से समझो इसको। उद्गम और विकास के आधार का मतलब क्या होता है कि कौन सा उत्तक कहाँ से निकला है। तो उद्गम व विकास के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार के? 3। प्राक विभज्योतक, प्राथमिक और द्वितीयक। दूसरा कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर देखो तो अधित्वक, भरण विभज्योतक और प्राकेधा। तीसरा विभाजन के तल के आधार पर स्थूल या सहती विभज्योतक, पट्टिका या प्लेट विभज्योतक, पट्टी, रिब या सिरा विभज्योतक, ये भी 3 प्रकार के। और स्थिति के आधार पर भी 3 प्रकार के, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। इस प्रकार से ये एक जाल सा बना है, एक स्किल्टन बना है। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब अगला जो वीडियो होगा, आज के वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, वापस विभज्योतक उत्तक टॉपिक लगाएंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक एक करके इनका सबका वर्णन पढ़ते हैं कि उद्गम के प्राक किसे कहते हैं, प्राथमिक किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं। इसको हम डिटेल्स से पढ़ेंगे आगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये आरेख अच्छे से बनाना आना चाहिए। कार्य के आधार पर कितने प्रकार के, एक बात तो कॉमन है सब में, देखो चाहे कार्य का आधार, चाहे विभाजन का आधार, चाहे स्थिति, चाहे उद्गम, सब में 3-3 ही हैं। सबके प्रकार कितने हैं? 3-3 प्रकार के ही हैं। तो नाम याद करने आपको, एक बार 2 बार जब अच्छे से लिखोगे तो नाम याद आपको हो जाएंगे। तो इतनी आसानी से नहीं होंगे, लेकिन आपको ना उसको रफ कॉपी के अंदर इनको 1-2 बार और ड्रॉ करना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा, तो फिर याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में वापस पढ़ते हैं हम जहाँ से छोड़ा था वहीं से। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो किस पर बेस्ड था? एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो पन्ना वापस निकाल लेता हूँ मैं एक बार। ये जो 11th क्लास की बायोलॉजी के पोर्शन में जो छठा चैप्टर है उसका ये फर्स्ट पार्ट था, पुष्पी पादपों का शरीर, यानी हम एनाटॉमी के बारे में आज से पढ़ रहे थे। एनाटॉमी एक प्रकार की साइंस है जिसके अंदर हम पादप के आंतरिक भागों का वर्णन करते हैं। और एनाटॉमी का अर्थ क्या होता है? आंतरिक शारीरिक विज्ञान।
वो पढ़ रहे थे। उत्तक के बारे में था, उत्तक से फिर क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो, और विभज्योतक उत्तक की डिस्क्रिप्शन, ये 2 ही प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पहले इनको क्लियर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो था वो था चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।